दोस्तों, हम लोगों ने कभी इस बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि 1962 में भी आज ही की तरह परिस्थितियां थी और भारत ताइवान की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, काफी बड़ा देश था। लेकिन इसके बावजूद भी चाइना ने भारत को एक आसान निशाना समझा, बिल्कुल ही छोटा मोटा शिकार जिसको झपट्टा मारकर वो कभी भी अपना शिकार बना सकता है। और इसी बात को लेकर उसने भारत के ऊपर अटैक किया, जबकि वो उस समय ताइवान को अपना निवाला बना सकता था। लेकिन नहीं, उसने चूज किया भारत को। इसके पीछे का कारण क्या है हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। क्यों इतने ताकतवर होने के बावजूद हम लोग चाइना को इतने कमजोर दिखाई दे रहे थे। आज से पहले आपने नोटिस किया होगा कि चाइना के मामले में तो भारत की तरफ कोई बोलता ही नहीं था। पाकिस्तान के मामले की भी बात की जाए तो एक रशिया भारत की तरफ खड़ा रहता था, और अगर दुनिया का कोई दूसरा देश खड़ा रहता भी था तो वो भी केवल आतंकवाद के नाम पर, पाकिस्तान का नाम लिए बिना केवल आतंकवाद की चर्चा करते हुए भारत को थोड़ा बहुत समर्थन ओरली दे दिया जाता था। चाइना के मामले में तो रशिया भी भारत को समर्थन नहीं देता था। आज भी रशिया भारत के जिस मैप को रिकॉग्नाइज करता है उसमें अक्साई चीन भारत का हिस्सा नहीं बल्कि चाइना का हिस्सा है, क्योंकि रशिया चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मानता है। तो कहने का मतलब चाइना के मुद्दे पर तो हम लोग हमारे सबसे बड़े जिगरी दोस्त रशिया को भी अपने पाले में नहीं ला सके थे। और न केवल दोस्ती थी बल्कि यहाँ तो बिजनेस भी था। रशिया की इकोनॉमी को बूस्ट देने का काम सबसे ज्यादा किया गया भारत की तरफ से, क्योंकि हमने उससे डिफेंस परचेसिंग ताबड़तोड़ तरीके से की। 272 Su-30 MKI खरीद लेना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसके बावजूद हम लोग चाइना के मुद्दे पर रशिया को अपने साथ खड़ा नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ी भारत की कूटनीतिक हार थी। लेकिन आज की परिस्थितियां बदल चुकी है। आज भारत का साथ देने के लिए देशों की लाइन लगी हुई है। आप रिसेंटली अमेरिका के जो नेवल चीफ हैं उनके द्वारा दिया गया बयान देखिए। चाइना के खिलाफ भारत की रोल प्ले करने वाला है। ये व्यक्ति वही हैं जो टेक्निकली दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है, कोई सी संस्था है तो वो कौन सी है? तो ऑब्वियसली वो है अमेरिकन नेवी, और उसके चीफ हैं ये। तो ये कह रहे हैं कि भारत इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान की रोल प्ले करेगा। आप ये ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का बयान सुनिए। इन्होंने रिसेंटली यानी लास्ट वीक ही वियन न्यूज़ को एक इंटरव्यू देते वक्त ये कहा कि भारत को चाइना से आगाह रहने की जरूरत है, क्योंकि ताइवान के बाद चाइना का अगला निशाना भारत ही हो सकता है। और वैसे भी उन्होंने बिना मांगे ऑस्ट्रेलिया का सारा समर्थन भारत को दे दिया। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यार ये तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री है, इनके समर्थन देने ना देने से क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री बदल जाने से देश की नीतियाँ इतनी ज़्यादा नहीं बदलती। भारत के अंदर भी प्रधानमंत्री बदल गए, लेकिन हमने इजराइल पैलेस्टीन के मामले में अभी भी वही नीति अपना रखी है। तो कहने का मतलब प्रधानमंत्री बदल जाने से देश की नीतियां नहीं बदलती। तो ये कहा जा सकता है कि इस समय ऑस्ट्रेलिया भी भारत के पक्ष में है। जापान की बात की जाए तो कई बार जापान अमेरिका के साथ डिस्कशन कर चुका है, और अब इस बात को तो इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है कि जितना हो सके उतना भारत को और ज़्यादा शक्तिशाली किया जाए। यही बात आ जाती है बीच में की रोल प्ले करने वाली, क्योंकि सबको पता है कि अगर चाइना के साथ कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो भारत ही की रोल प्ले करते हुए चाइना को हराएगा। अभी रिसेंटली जो हमने INS विक्रांत को इंडक्ट किया है, एक्चुअली आज ही किया है, तो इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। हिंद महासागर में चाइना को रोकने के लिए सबसे बड़ा हथियार भारत ने खड़ा कर दिया है। तो जो अमेरिका का पाला है उसको भी कहीं ना कहीं इससे बूस्ट मिलता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर आपके पास होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दुनिया के गिने चुने देश ही इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। कुल 4 से 5 देश हैं, उसमें एक भारत है, एक एलिट क्लब में भारत शामिल है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये भारत की ताकत को दिखाता है कहीं ना कहीं। इसके बाद बात कर लीजिए जर्मनी की, तो भाई अंजना मर्केल के टाइम तो इतना ज़्यादा भारत को क्रिटिसाइज किया जाता था, और चाइना के मामले में तो इतना ज़्यादा भारत को पिछड़ा माना जाता था कि आप पूछिए मत। चाइना को आंख बंद करके समर्थन जर्मनी हमेशा दिया करता था। यहाँ तक कि जब कोविड पीरियड में भारत ने लाइफ सेविंग ड्रग्स पूरी दुनिया में भेजी, उस समय भी जर्मनी के द्वारा भारत का विरोध किया गया और बताया गया कि भारत आज जो वर्ल्ड की नर्सरी बन चुका है फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है, पूरी दुनिया की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, इसके पीछे यूरोप का हाथ है। यूरोप ने ही अपना समर्थन दिया, अपना सहयोग दिया और भारत को फार्मेसी के क्षेत्र में इतना आगे किया। यहाँ तक की बातें आपने सुनी थी ना, अभी कोविड पीरियड को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, लेकिन अब जर्मनी का स्टैंड देखिए। वो चाइना को डायरेक्टली कंडेम करते हुए ये कह रहा है कि चाइना किस फजीते में पड़ा हुआ है। कितनी पुरानी और घटिया सोच चाइना रख रहा है कि अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोक रहा है। तो कहने का मतलब जर्मनी जैसा देश भी भारत के पाले में आकर खड़ा हो गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये कभी उम्मीद नहीं की गई थी इसके लिए। इसके बाद अब फ्रांस की बारी है। अभी मैं आपको बता दूं सबसे अच्छी खबर कि इसी महीने यूएनएससी की जो प्रेसिडेंसी है वो जाने वाली है फ्रांस के पास, और इसके बाद जब दिसंबर आएगा उस समय प्रेसिडेंसी जाएगी भारत के पास। तो इसको लेकर भारत और फ्रांस के बीच में चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो गई है। दोनों की जो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं यूएनएससी से लेकर, उसको लेकर भारत और फ्रांस के बीच में डिस्कशन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और बताया जा रहा है कि इस दौरान काफ़ी प्रयास किए जाएंगे दोनों देशों की तरफ से कि भारत की यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता को निश्चित किया जाए।
क्योंकि वैसे भी भारत ने इस समय पूरी दुनिया का ही सहयोग हासिल कर रखा है, पूरी दुनिया समर्थन कर रही है। आप सबसे ज़्यादा देशों वाले अफ्रीकन पेनिनसुला में चले जाइए, वहाँ पर भी भारत को समर्थन करने वाले देशों की लाइन लगी हुई है। बिल्कुल यूरोप के मैक्सिमम देश भारत का समर्थन कर रहे हैं, जो किसी ज़माने में भारत का विरोध करते थे वो भी अब समर्थन के लिए तैयार हैं। एशिया के भी मैक्सिमम देश भारत के समर्थन में हैं। तो कहने का मतलब ये भारत के लिए एक स्वर्णिम समय चल रहा है। इस मौके को अब भारत नहीं गंवाना चाहता और यहाँ पर फ्रांस की मदद लेते हुए भारत कोई ना कोई बड़ा कांड यूएनएससी में जरूर कर सकता है, जिसके लिए आने वाले कुछ ही समय में हमें कोई ना कोई बड़ी खबर जरूर मिल सकती है। तो ये सारी कुछ परिस्थितियां थी कि किस तरह से यूएनएससी से लेकर एलएसी तक भारत को समर्थन देने वाले देशों की बिल्कुल लाइन लगी पड़ी है। इस अवसर को बिल्कुल भुलाना चाहिए भारत ने और बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए। जबकि हम सभी को याद है कि 2019 में जब गलवान क्लैश हुआ था, उस समय भी भारत की कोई गलती नहीं थी। सभी देशों ने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया, अपनी अपनी टिप्पणियां भी की, लेकिन भारत को समर्थन और चाइना को कंडेम किसी भी देश ने नहीं किया। रशिया, अमेरिका, फ्रांस, यूके, ब्रिटेन, जर्मनी, किसी ने भी भारत को समर्थन नहीं दिया था। और ना ही चाइना को किसी ने कंडेम किया कि इस तरह की कार्रवाई जो की गई थी चाइना की तरफ से, मिस एडवेंचर किया गया था, ये गलत था। ऐसा किसी भी देश की तरफ से नहीं कहा गया। केवल और केवल एक ताइवान था, छोटा सा देश, जिसे कि ज्यादातर देश तो देश भी नहीं मानते, उसी ने ये पोस्टर जारी करके भारत को एक समर्थन देने की कोशिश की थी। अदरवाइज कोई भी भारत के पक्ष में नहीं खड़ा था। सोचिए कि गलवान वाला इंसिडेंस आज हुआ होता तो भारत के समर्थन में और चाइना को कंडेम करने वाले देशों की लिस्ट कितनी लंबी चौड़ी होती। तो यही वो बीज है जो भारत ने बोया था, जिसकी फसल आज हमें काटने के लिए मिल रही है।